आईएनएस तमाला क्या ये सिर्फ एक युद्धपोत है या इंडिया रशिया रक्षा साझेदारी का आखिरी पड़ाव? While the West tightens sanctions and imposes tariffs, India openly accepts a Russian-made warship. एक संकेत है कि भारत अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करने से पीछे नहीं हटता है। हाँ, बिल्कुल। INS Tamala isn't just the last Russian origin vessel for India's Navy, ये उस एरा का प्रतीक है जहां भारत ने रूस के साथ मिलकर decades long डिफेंस रिलेशंस खड़े किए। इस वीडियो में हम बात करेंगे INS तमाला की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज और माइथोलॉजिकल सिंबलिज्म, जी, इंडिया रशिया रिलेशनशिप के इवोल्यूशन की, डिफेंस, ऑयल, डिप्लोमेसी, हाँ, ये सब देखेंगे। और प्रपोज्ड 500% यूएस टैरिफ जैसे वेस्ट के जियोपॉलिटिकल दबावों पर भारत की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। वेलकम टू सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल दैट यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे यूपीएससी रेडी 24/7। इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स बिगिन। तो आईएनएस तमाला को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ एक और नेवी में एक और जहाज का आना नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत द्वारा विदेश में रूस में निर्मित शायद आखिरी मेजर वॉरशिप है। अच्छा, आखिरी? हाँ, उम्मीद यही है। इसके बाद जो बड़े युद्धपोत होंगे वो ज्यादातर मेड इन इंडिया होंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है। ओके। और दूसरी बात, ये रूस के साथ हमारी जो दशकों पुरानी टाइम टेस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप है, उसका एक महत्वपूर्ण सिंबल भी है। एक तरह से एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत। इंटरेस्टिंग। और ये नाम तमाल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ खास मतलब? हाँ, ये नाम भी सिंबॉलिक है। हिंदू माइथोलॉजी में जाएं तो भगवान इंद्र की एक बहुत पावरफुल तलवार का नाम तमाल था। अच्छा, तलवार? जी। तो ये नाम इस वॉरशिप की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, इसकी हमला करने की ताकत को दिखाता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक तलवार क्लास फ्रिगेट है। तलवार क्लास? हाँ, जिसे रूस के यांत्रिक शिपयार्ड में बनाया गया है। लेकिन इसमें कई इंपॉर्टेंट इंडियन सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे भारत में बना हुम्सा एनजी सोनार सिस्टम। ओके, तो रशियन हल पर इंडियन सिस्टम्स। बिल्कुल। और हाँ, ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में भी कैपेबल है। तो काफी पोटेंट प्लेटफॉर्म है ये। इंटरेस्टिंग। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट काफी दिलचस्प है। अच्छा, आप थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो इंडिया रशिया संबंध है, इनकी जड़ें इतनी गहरी कैसे हुई? सुना है 1971 वॉर का इसमें बड़ा रोल था। हाँ, बिल्कुल। 1971 का युद्ध एक डिफाइनिंग मोमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। जब यूएस ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना 7th फ्लीट भेजा था बंगाल की खाड़ी की तरफ। हाँ, वो काफी तनाव का समय था। बहुत ज्यादा। तब सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर वो खुलकर भारत के पक्ष में आया। उन्होंने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर केपेबल शिप्स और सबमरीन्स इंडियन ओशन में तैनात किए, बल्कि यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल में माने यूएनएससी में भारत के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहे थे उन्हें वीटो भी किया। वीटो किया था उन्होंने? हाँ, वीटो किया था। और ये सब हुआ था ठीक उस इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के बाद, जो युद्ध से कुछ महीने पहले ही साइन हुई थी। तो उस संधि ने और इस मदद ने रिश्ते की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। तो ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ कहने की नहीं थी, बल्कि मुश्किल समय में टेस्ट हुई है। और जो आज हम देखते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब उसी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉपरेशन का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। डिफेंस कॉपरेशन तो हमेशा से इस रिलेशनशिप का कोर्नरस्टोन आधारशिला रहा है। आप आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को देख लीजिए, AK-203 राइफलों का भारत में प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स की लीजिंग, ये सब इसी मजबूत पार्टनरशिप के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। सही बात है। अच्छा, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये रिलेशनशिप कैसी दिख रही है? डिफेंस के अलावा और कौन से की एरियाज हैं जहां कॉपरेशन हो रहा है? देखिए, आज के समय में भी ये रिश्ता काफी महत्वपूर्ण है। बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय व्यापार $60 बिलियन को पार कर गया है। 60 बिलियन? काफी ज्यादा है। हाँ, और इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। भारत की टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का करीब 35% आजकल रूस से आ रहा है। 35%? वाव! हाँ, इससे रशिया भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। एनर्जी सेक्टर में देखें तो तमिलनाडु में कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। हाँ, कुडानकुलम का नाम तो सुना है। जी। और डिप्लोमेसी के लेवल पर रशिया लगातार यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करता है।
और हम ब्रिक्स, SCO जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर बदलते ग्लोबल सिनेरियो में चैलेंजेस भी तो होंगे, खासतौर पर वेस्टर्न सैंक्शंस और जो प्रेशर रहता है उसको देखते हुए। हाँ, चैलेंजेस तो हैं और वो काफी सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से पेमेंट मैकेनिज्म्स का है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। पेमेंट्स में? हाँ, ट्रेड के लिए पेमेंट्स कैसे हो, फिर रशिया और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस बढ़ रही हैं और उधर इंडिया के US के साथ संबंध गहरे हो रहे हैं, ये इस पूरी इक्वेशन को, मतलब समीकरण को, काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से S-400 जैसे इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट की डिलीवरी में डिलेज भी हुए हैं और हाल ही में वो खबर आई थी कि US में इंडिया पर 500% टैरिफ लगाने का प्रपोजल है क्योंकि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है। 500% टैरिफ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि वो अभी प्रपोजल स्टेज में है, लेकिन ये दिखाता है कि प्रेशर किस तरह का बन रहा है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट भारत के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा टॉपिक UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से। इस पर कोई मेंस का सवाल कैसे बन सकता है, कुछ आइडिया? हाँ बिल्कुल, GS पेपर 2 के लिए एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, जैसे समकालीन भू राजनीतिक बदलावों, कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के संदर्भ में भारत रूस रणनीति साझेदारी, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसके निहितार्थों, इम्प्लीकेशंस पर चर्चा करें। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इसमें हिस्ट्री, करंट चैलेंजेस, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस सब आ जाएगा। जी बिल्कुल। या एक और एंगल हो सकता है डिफेंस कॉपरेशन पर फोकस करते हुए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस कॉपरेशन इन इंडिया रशिया रिलेशंस, हाइलाइटिंग बोथ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड करंट चैलेंजेस अमिड्स चेंजिंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स। ये भी GS पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, तो अंत में अगर हम INS तमाला पर वापस आएं, तो इसका इंडक्शन इस कॉम्प्लेक्स माहौल में, इस पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या सिग्नल देता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करने का एक बहुत क्लियर सिग्नल है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी दबावों के बावजूद भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है और अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स जैसे रूस के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कमिटेड है, भले ही ग्लोबल अलाइनमेंट्स बदल रहे हों। तो ये एक तरह से कॉन्टिन्यूटी और चेंज दोनों का मिश्रण दिखाता है। अपनी पुरानी दोस्ती भी निभा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। चलिए, अब एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। INS तमाला को किस एंशिएंट माइथोलॉजिकल फिगर से जोड़ा गया है और क्यों? A वरुणा, B तमाल ट्री, C कामधेनु, D यमा। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, सही उत्तर हम अगले एपिसोड में रिवील करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने UPSC प्रिपेयरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो की शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज सिविल 360, द ओनली UPSC चैनल दैट यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे UPSC रेडी 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।